तो हेलो एवरीवन। 2 फरवरी का दिन है और वापस से बजट के अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग 3 सेशन ले चुके हैं और इस चौथे सेशन में हम लोग बात करेंगे, फिर से 2 पेजेस की बात करेंगे। एक है मार्केट्स और टैक्सेशन का, ठीक है, और एक है बेसिकली ये वाला स्किल्स एंड जॉब्स। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, इन दोनों पेजेस को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, दोज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, वो अब इंडियन इक्विटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये कंसर्न है, ये चिंता है, ये इस बात की है कि मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल आउटफ्लोज हैं, ठीक है, जो एफपीआई या एफआईआई के बीच के थ्रू जो हमारे देश से पैसा बाहर निकल रहा है, उसको लेकर जो चिंताएं हैं, उसी के थ्रू बजट में यहाँ पर जो है वो प्रपोज किया गया है कि जो पर्सनस रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, दैट इज़ PROIs हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 10% था पहले, अब उसको बढ़ा के 24% कर दिया गया है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 5% से बढ़ा के 10% कर दी गई है। ठीक है, PROIs वुड बी परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनीज। जो भी लिस्टेड इंडियन कंपनीज हैं उसमें वो इन्वेस्ट कर सकती हैं थ्रू द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स हैं अंडर दी फेमा, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसका भी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एक मोर यानी कि ज़्यादा कंटेम्प्रेरी यूज़र फ्रेंडली फ्रेमवर्क जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जा सके। और ये मेजर्स जो है, इनका स्पेसिफिक एम ये है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करें और कैपिटल इन्फ्लोज को बढ़ाएं, क्योंकि पहली बात वही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल इन्फ्लोज जो है वो हमारे देश में काफ़ी कम हो रहे हैं। ठीक है, अब ये PROI कौन होता है? PROI एक कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी जो इंडिया के रेसिडेंसी क्राइटेरिया अंडर दी फेमा को मीट नहीं करता है। जैसे उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 182 दिन, ठीक है, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन या उससे ज़्यादा अगर इंडिया में है तो उसको इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अगर वो इससे कम है तो फिर वो इंडियन रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इनसे क्या होगा कि ऐसे इंडिविजुअल्स से इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा इस स्कीम के थ्रू बियॉन्ड NRIs एंड OCIs। ठीक है, एट प्रेजेंट जो PROI है मे होल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आइदर एज FDI और एज FPI इन एनी इंडियन कंपनी। ठीक है, मतलब अभी क्या है कंडीशन कि जो भी PROI है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है या तो FDI के थ्रू या फिर FPI के थ्रू, किसी भी इंडियन कंपनी में वो इस चीज़ के थ्रू पैसा लगा सकता है। और जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ सब्जेक्ट टू द एंट्री रूट्स, है ना, कि मतलब उसका एंट्री रूट्स क्या होगा, सेक्टोरल कैप्स की मतलब किस सेक्टर में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसकी जो लिमिट्स वगैरह है उसके हिसाब से होगा। और या फिर जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स डिफाइन की गई हैं फेमा के रेगुलेशंस में उसके अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पर 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है जो अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आया है, उसमें यही कहा गया है कि जो ग्लोबल कैपिटल स्ट्राइक है उसके बारे में बात की गई। वही कि जो ग्लोबल कैपिटल स्ट्राइक मतलब जो ग्लोबल पैसा, जो ग्लोबल कैपिटल या जो फॉरेन कैपिटल हमारे देश में आनी कम हो गई है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं उसका नेट आउटफ्लो हो रहा है ना, उसका जिक्र किया गया है। और उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट हमारे रुपये की स्टेबिलिटी पर पड़ रहा है। ठीक है, रुपया जो है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिर रहा है। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमारा GDP ग्रोथ रेट काफ़ी हेल्दी है ना, वन ऑफ द फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हमें माना जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो ये कैपिटल, फॉरेन कैपिटल है, वो यहाँ पर आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह से हमारे रुपये के ऊपर भी असर पड़ रहा है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो रुपया है दैट इज़ पंचिंग बिलो इट्स वेट, ठीक है, विद इट्स वैल्यूएशन नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्टिंग इंडियाज स्टेलर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, कि हमारे इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन रुपये की स्थिति उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो अंडर वैल्यूड रुपी है वो हायर US टैरिफ्स को के इम्पैक्ट को ओवरसेट कर ऑफसेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा रुपया कमज़ोर होगा तो हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा फ़ायदा होगा उससे, है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो टैरिफ लगने की वजह से इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन अगर हमारा रुपया कमज़ोर है तो उससे हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, दो द इन्वेस्टर रिलेक्टेंस टू कमिट इंडिया वारंट्स एग्जामिनेशन, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं जो इंडिया में मतलब इंडिया में वो पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं इस चीज़ का एग्जामिनेशन हो। ठीक है, मतलब वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं वाकई में, तो ऐसा सर्वे में कहा गया है। और कैपिटल फ्लाइट का मतलब वही है कि जो कैपिटल हमारे देश से बाहर जा रही है, इंक्लूडिंग द एडवेंट ऑफ द US स्टेबल कॉइंस, US में एक क्रिप्टो करेंसी आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्रिप्टो करेंसी विच इज़ बैक्ड बाय द US डॉलर्स, उसको वहाँ पर लॉन्च किया गया है।
तो ये कुछ ऐसे रिस्क हैं जो हमें देखने होंगे, ठीक है। ऐसा जो है वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो अभी 2-3 दिन पहले आया है उसमें ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात भी बजट में अनाउंस किया गया है, amid the country facing challenges to sustain FDI inflows in the environment of heightened global volatility, ठीक है। जो हमारे FDIs का इन्फ्लो जो है उसको जो चैलेंजेस मिल रहे हैं ग्लोबल वॉलिटिलिटी के समय में, जो लेटेस्ट डेटा है उसमें यही बताया गया है कि नवंबर के महीने में अगर हम बात करें तो जो FDI आउटफ्लो है वो 446 मिलियन डॉलर का है, ठीक है। अक्टूबर में अगर हम बात करें तो 1.67 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ था, सितंबर में 1.166 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। अगस्त में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा नेट इन्फ्लो था 215 मिलियन का, विच इज़ वेरी लेस, ठीक है। और अगर हम जनवरी के महीने की बात करें तो 4 बिलियन डॉलर का जो है वो अभी तक FPIs इसको डंप कर चुके हैं, मतलब इतना पैसा यहाँ से बाहर जा चुका है। और पिछले 7 महीनों में 6 बार यहाँ से पैसा बाहर ही गया। और 2025 की अगर हम बात करें तो नेट FII का जो आउटफ्लो है वो लगभग 19 बिलियन डॉलर के आसपास का है, विच इज़ वेरी हाई, ठीक है। और सर्वे में ये भी पॉइंट आउट किया गया इकोनॉमिक सर्वे में कि जो FDI आउटफ्लोज हैं, जो इनफ्लोज हैं, वो अपने पोटेंशियल से काफ़ी नीचे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स की, बियॉन्ड डिस्पाइट अ क्लियर इंटेंट एंड प्रूवन इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ठीक है। हमारी जो इंटेंट है वो भी काफ़ी क्लियर है, हमारा जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खासकर जो पोटेंशियल है उसमें FDI इन्फ्लोज जो है वो काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पीछे कुछ कारण बताया गया है कि कुछ देशों में टैक्स हॉलीडेज दिए जा रहे हैं, ठीक है। कस्टम्स को लेकर एग्जाम्पशंस हैं, इन्वेस्टमेंट मिशंस हैं, टेलर मेड टैक्स इंसेंटिव्स हैं, लो इंटरेस्ट लोन्स मिल रहे हैं, वीज़ा कंसेशंस हैं, R&D को लेकर टैक्स इंसेंटिव्स हैं, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स जो हैं वो विद इंटरवेंशन एट द PM लेवल इन द एमर्जिंग FDI डेस्टिनेशंस ऑफ वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को, मतलब इन्वेस्टर फ्रेंडली आप कह सकते हैं, रेगुलेशंस वहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं। ऐसा हमारे देश में नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे देश से पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आई होप बात समझ गए और किस तरीके से PROIs के लिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स हैं वो बढ़ाई गई हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है बात ये। चलिए इसके बाद ये वाला आर्टिकल देखते हैं। इसमें बात की गई है कि जो शेयर बाईबैक है ना, उससे जो पैसा आएगा उसको कैपिटल गेंस के रूप में टैक्स किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 2026-27 के बजट में ये कहा है कि जो टैक्सेशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द बाईबैक्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, जो बाईबैक होगा शेयर का, मतलब जैसे किसी कंपनी ने अपने शेयर जारी करे, उसको किसी ने खरीदा और वापस अगर कंपनी उससे वो शेयर खरीदती है तो उसको कहा जाएगा शेयर का बाईबैक, ठीक है। तो शेयर का बाईबैक जो है वो कैपिटल गेन्स में, उसके जो प्रोसीड्स हैं वो कैपिटल गेन्स के रूप में टैक्स किए जाएंगे, ठीक है। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स यानी कि जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट या उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि जो टैक्स बायबैक है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज कैपिटल गेन्स, ठीक है। करेंटली जो बायबैक प्रोसीड्स है उसको ट्रीट किया जाता है एज अ डिविडेंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ द सेलर। अभी तक उसको डिविडेंड इनकम माना जाता है। डिविडेंड का मतलब जो प्रॉफिट के रूप में इनकम मिलती है उसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड माना जाता है अभी तक, लेकिन अब वो कैपिटल गेन टैक्स के रूप में उसको जो है वो माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये लिखा गया है कि जो टैक्स आर्बिट्रेज का पोटेंशियल मिसयूज़ है उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए प्रमोटर्स को जो है वो एडिशनल बायबैक टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए ये लगभग 22% के आसपास इफेक्टिव हो जाएगा और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए इफेक्टिव टैक्स जो है वो 30% हो जाएगा, ठीक है। अब बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कंपनी जो है वो अपने खुद के शेयर्स को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अगर रीपर्चेस करती है, दोबारा खरीदती है, तो दैट इज नोन एज बायबैक। अक्टूबर 2024 से जो लॉ है, जो कानून है, दैट ट्रीटेड द एंटायर बायबैक अमाउंट पेड बाय द कंपनी एज अ डिविडेंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। कि वो बेसिकली जो भी कंपनी बायबैक करती थी पूरा का पूरा अमाउंट उसको वो ट्रीट किया जाता था एज अ डिविडेंड इनकम, ठीक है। लेकिन अब उसको इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो एज अ रिजल्ट इवन द शेयर होल्डर्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वॉज टैक्स एज इनकम। तो इसलिए अब क्या होता था कि जो शेयर होल्डर की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो भी एज अ इनकम के रूप में उसको टैक्स किया जाता था। तो इसकी वजह से एक अनइंटेंडेड और अनफेयर आउटकम निकल के आता था। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रपोजल अनाउंस किया गया बजट में उसमें ये लिखा गया है कि शेयर रीपर्चेज से जो अमाउंट मिलेगा उसको कैपिटल गेन के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो कॉस्ट ऑफ शेयर है वो टैक्स नहीं होगी, सिर्फ जो एक्चुअल गेन है दैट विल ओनली बी सब्जेक्ट टू टैक्स, जैसे कि सेल ऑफ शेयर्स के मामले में होता है, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। चलिए तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो शेयर का बायबैक है उसको ट्रीट किया जाएगा एज कैपिटल गेन्स, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं ओवरसीज स्पेंडिंग। अच्छा ये आई थिंक 1 मिनट, ठीक है, 2 आर्टिकल और हैं इस पेज में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ओवरसीज स्पेंडिंग को जो है वो आसान बनाया गया है और जिसमें टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS होता है उसको 2% कर दिया गया है, ठीक है। देखो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो
एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं अब्रॉड, या फिर जो ओवरसीज ट्रैवलर्स हैं, या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं देश के बाहर, उनके लिए बजट 2026 में अनाउंस किया गया है सब्सटेंशियल रिडक्शन इन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज अंडर दी LRS। जो आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसके अंतर्गत TCS दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को कम किया गया है। ठीक है, फॉरेन एजुकेशन, इंटरनेशनल ट्रैवल पैकेज और मेडिकल एक्सपेंसेस में जो TCS के रेट हैं उसको 5% से घटा के 2% कर दिया गया है। तो इससे बेसिकली जो अपफ्रंट टैक्स बर्डन है रेसिडेंट्स के ऊपर वो कम हो गया है। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या है कि जो ओवरसीज स्पेंडिंग है, यानी कि विदेशों में अगर आप जा रहे हैं वहाँ पर कुछ खर्चा कर रहे हैं तो उसका पैसा कम हो जाएगा, है ना, और जो फॉरेन रेमिटेंसेज है वो यहाँ पर फ़ायदे में रहेगी। तो जो रिड्यूस्ड TCS है, मतलब जैसे TCS का मतलब है कि जैसे आपने 1 लाख रुपए अगर आप बाहर भेज रहे हैं किसी भी इस तरीके के काम के लिए, कि आप मान लीजिए फ़ॉरेन घूमने जा रहे हैं, या आपका कोई बच्चा विदेश में पढ़ता है, ठीक है, या कोई आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर मान लीजिए 5% TCS कट रहा है, तो आपने 1 लाख रुपए भेजा तो वो 5% पहले ही काट लिया जाएगा और उसका सिर्फ 95% ही फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ को अब कम कर दिया गया और उसको 5% से कम करके 2% कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या है कि जो रिड्यूस TCS है, इससे क्या होगा कि आउटबाउंड टूरिज्म, यानी कि विदेशों में टूरिज्म बढ़ेगा, ओवरसीज एजुकेशन प्लान्स और मेडिकल ट्रीटमेंट जो हैं वो थोड़ा सा सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब जो आरबीआई की ये स्कीम है, ये LRS, इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स, वो $2.5 लाख तक, ठीक है, $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर रेमिट कर सकते हैं फॉर करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, वो करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, उसके लिए 2.5 लाख तक वो फ्रीली रेमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन जो है वो एजुकेशन के लिए हो सकते हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए, ट्रैवल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फॉरेन स्टॉक्स में परचेज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप कैपिटल और करेंट अकाउंट में इतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा गया है कि जब से ये TCS को इंट्रोड्यूस किया गया है तो ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए जो रेमिटेंसेज हैं, है ना, या फिर हम फॉरेन ट्रैवल या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, हायर अपफ्रंट टैक्स रिक्वायरमेंट, हायर अपफ्रंट टैक्स मतलब वही जो TCS कटता है, उससे क्या है कि इमीडिएट फाइनेंशियल बर्डन जो है वो इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ के ऊपर आता है। तो इससे वो हो सकता है कि वो अपना या तो जाना डिले कर दें, ठीक है, डिफ़र कर दें, या कम पैसा खर्च करें, कम जाएं, या फिर अपने फॉरेन एक्सपेंडिचर प्लान के दोबारा से उसको ऊपर रिकन्सिडरेशन करें, विचार करें दोबारा से, है ना। तो वो सब चीज़ें होती हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरसीज एजुकेशन और लेजर ट्रैवल मतलब आप घूमने जा रहे हैं विदेश में, है ना, या फिर ओवरसीज एजुकेशन के लिए, उस पर असर देखने को मिला है। इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा जो रेमिटेंसेस किए गए हैं LRS के अंतर्गत, वो 6.84% गिर के 29.563 बिलियन हो गया है इन FY25, जो कि पहले पिछले साल $31 बिलियन के आसपास था। ठीक है, अब ये काफ़ी कम हो गया, इसमें लगभग 6-7% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, तो आई होप ये भी आप बात समझ गए। चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल है यहाँ पर जो बात करता है कि पेनल्टीज रैशनलाइज्ड एंड मोर रूम फॉर डिस्क्लोजर। ये बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि डिस्क्लोजर के लिए यहाँ पर कुछ और रूम या स्कोप बनाया गया है, और जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उनको कुछ राहत दी गई है फ्रॉम पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। ठीक है, पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन मतलब सजा वगैरह से उनको कुछ राहत दी गई है ना। यूनियन बजट 2026-27 में इंट्रोड्यूस किया गया है एक कॉम्प्रिहेंसिव रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन फ्रेमवर्क, जिसमें क्या मेजर्स लिए गए हैं, इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ असेसमेंट एंड पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जो असेसमेंट और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है, टेक्निकल डिफॉल्ट्स को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, और जो इम्यूनिटी स्कीम्स हैं उनको एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम भी जो है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए इंट्रोड्यूस की है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं होगी टैक्स पेयर के ऊपर ऑन द पेनल्टी अमाउंट फॉर द पीरियड ऑफ अपील बिफोर द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, अगर वो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के सामने जो अपील करते हैं उस पीरियड के दौरान कोई भी पेनल्टी अमाउंट जो है वो उनके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अपील आउटकम ऑफ द अपील प्रोसेस का आउटकम जो भी आए, फैसला जो भी आए, लेकिन जब तक भी वो मामला अपेलेट अथॉरिटी के सामने चल रहा है तो उसमें कोई भी एडिशनल उनको पेनल्टी नहीं देनी होगी। साथ ही साथ जो क्वांटम ऑफ प्री पेमेंट है,
ठीक है, यानी कि टू अपील अ टैक्स डिमांड, एक टैक्स डिमांड को के ऊपर अपील करने के लिए उसको 20% से कम करके 10% कर दिया गया है, और वो सिर्फ कोर टैक्स डिमांड के ऊपर ही कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क जो है फॉर इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन इन केसेस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग इज प्रपोज टू बी अप्लाइड टू केसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग एज वेल। अंडर रिपोर्टिंग मतलब कि आप अपने एसेट्स को अगर कम रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वही जो प्रोविजंस हैं, है ना, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के को लेकर जो इम्यूनिटी है वो अंडर रिपोर्टिंग के केस में थी, वो मिस रिपोर्टिंग के केस में भी होगी। मिस रिपोर्टिंग मतलब अगर आपने गलत रिपोर्ट किया है तो, ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस में जो टैक्स पेयर है उसको 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट एज एडिशनल इनकम टैक्स, यानी कि जितना उसका टैक्स अमाउंट है उसका 100% जो है वो एडिशनल इनकम टैक्स देना होगा, ओवर एंड अबव द टैक्स एंड इंटरेस्ट ड्यू इंटरेस्ट, मतलब जितना टैक्स देना था, जितना इंटरेस्ट देना था, उसके ऊपर जो टैक्स अमाउंट है उसका 100% आपको एज एन इनकम टैक्स देना होगा। ठीक है, तब आपको जो है वो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से राहत मिलेगी। इसके बाद जो सर्टेन टेक्निकल डिफॉल्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाते हैं, ठीक है, या फिर जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट है अगर आप वो फर्निश नहीं कर पाते हैं, या फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसके अगर आप स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, उसके स्टेटमेंट फर्निश नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपके जो भी मतलब इश्यूज़ हैं उनको फ़ी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप अपनी जो बुक ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, या फिर आप TDS को इन काइंड पे करते हैं, तो इसको भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, और माइनर ऑफेंसेस में सिर्फ फाइन लगेगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कोई सज़ा वगैरह नहीं होगी। इसके बाद जो रिमेनिंग प्रोसिक्यूशंस हैं, मतलब जिस केस में अगर वो सज़ा होनी है तो उसमें वो ऑफेंस के क्वांटम के हिसाब से, मतलब जितना बड़ा अपराध होगा उतना बड़ा ही जो है सज़ा होगी। ग्रेडेड प्रोसिक्यूशन की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, एंटेलिंग सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू 2 ईयर्स, पहले 7 साल की सज़ा का प्रावधान था, उसको करके 2 साल कर दिया गया है, और उसमें भी कोर्ट्स के पास ये पावर होगी कि वो 2 साल की सज़ा के बजाय सिर्फ अगर चाहे तो फाइन दे के छोड़ सकती है। ठीक है, इसके बाद ये भी लिखा गया है कि सारे के सारे जो प्रोसिक्यूशंस हैं उनको रैशनलाइज करने की बात की गई है टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। पहले रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता था, यानी कि सश्रम कारावास होता था, अब उसको सिर्फ सिंपल कारावास या सिंपल इम्प्रिजनमेंट करने की बात की गई है। और ऐसे मामलों में जहाँ पर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो प्रेजेंटली 2 साल का था, अब उसको 6 महीने विद और विदाउट फाइन करने की बात कर दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो प्रैक्टिकल इशूज़ हैं ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स, जैसे कि स्टूडेंट्स, है ना, यंग प्रोफेशनल्स, IT एम्प्लॉयज़, रिलोकेटेड NRIs, है ना, इस तरीके के जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, इनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार यहाँ पर एक 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम लेके आएगी, जिसके अंतर्गत टैक्स पेयर्स को जो है वो अपने इनकम और एसेट्स बिलो अ सर्टेन साइज अगर है तो वो डिस्क्लोज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इस स्कीम्स में लो वैल्यू फॉरेन एसेट्स जैसे कि ESOPs या RSUs, ESOPs की तरह ही RSUs भी होता है, मतलब जैसे आपने कहीं के स्टॉक्स वगैरह आप किसी के मतलब काम के थ्रू अगर आप जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी के आपको कुछ स्टॉक्स वगैरह दिए जा रहे हैं, है ना, तो अगर आपने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपको ये चीज़ मिली है, या आपका कोई डॉर्मेंट फॉरेन बैंक में अकाउंट है, या आपने कोई इंडिविजुअल ने किसी कोई सेविंग्स हेल्ड कर रखी है, ठीक है, जो फिर वापस आ गए हैं इंडिया में बाहर रहने के बाद, तो उनका इस तरीके का ये जो जितने भी एसेट्स हैं ये डिस्क्लोज करने का आपको एक टाइम की 6 महीने की जो है वो विंडो मिलेगी। इसके बाद ये बताया गया है कि सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रूल्स एंड फॉर्म्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025 विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। ठीक है, ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट है ये 2025 वाला जो एक्ट है ये 1 अप्रैल से लागू होगा। ठीक है, हालांकि इसमें यह कहा गया है कि जो ITR 1 और ITR 2 कैटेगरीज में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए लास्ट डेट जो है वो 31 तारीख ही रहेगी, 31 जुलाई, और जो लोग नॉन ऑडिट बिजनेस कैटेगरीज में आते हैं उनके पास 1 महीना एक्स्ट्रा रहेगा, यानी कि वो 31 अगस्त तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए, तो ये वाला पेज भी हमारा हो गया, दैट इज़ अबाउट मार्केट्स एंड टैक्सेशन। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो चार्ट दिए गए हैं वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड नेट आउटफ्लोज दिखाया गया है। ठीक है, माइनस का मतलब है कि पैसा हमारे देश में आया है, और आउटफ्लोज पॉजिटिव का मतलब है कि पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, ये ब्लू और ये जो कलर दिखाया गया है ये बेसिकली आपका इक्विटी और डेट में है, इक्विटी में ही आपको ज़्यादा दिख रहा है। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स मॉप अप ओवर अ डिकेड, जो डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहे हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जो ये बार चार्ट्स हैं ये बेसिकली आपको लाख करोड़ में दिखा रहे हैं कि कितना डायरेक्ट टैक्स आया है, और ये जो लाइन है ये आपको बेसिकली दिखा रही है डायरेक्ट टैक्स टू GDP का रेशियो। ठीक है, 2024-25 में ये 6.7% के आसपास हो गया है। चलो, इसके बाद एक और पेज कवर करते हैं इस सेशन में, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। बात करते हैं स्किल्स एंड जॉब्स की। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि AI का इम्पैक्ट जॉब्स और सर्विसेज में क्या हो रहा है। देखो, तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर के ऊपर जो फोकस है, सरकार का जो फोकस है सर्विस सेक्टर के ऊपर, उसको रिन्यू करते हुए यहाँ पर ये कहा गया है कि एक हाई लेवल एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस, इस तरीके की स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी,
और इसका काम ये होगा कि जो सर्विस सेक्टर को लेकर कुछ मेजर्स रिकमेंड करेगा। ठीक है, कमेटी का प्रायोरिटाइजेशन क्या होगा, किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी, एरियाज टू ऑप्टिमाइज द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, यानी कि हमारी ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट के पोटेंशियल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है ना, उसके लिए कौन कौन से एरियाज़ को प्रायोरिटी देनी है, वो इस कमेटी का फोकस रहेगा। साथ ही साथ ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि एआई, ठीक है, उनका असर जॉब और स्किल रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है, और उनसे रिलेटेड जो भी कदम है, जो मेजर्स हैं, उनको प्रपोज करने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक है, वो मतलब कमेटी इस चीज़ को लेकर भी रिकमेंडेशन देगी। इसके बाद 21st सेंचुरी जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ये तो हमें पता ही है, और अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द पीपल। ठीक है, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन जो है वो सभी लोगों के फ़ायदे के लिए है, चाहे वो फील्ड में फार्मर्स हों, चाहे स्टेम यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स में चाहे विमेन हो, चाहे जो यूथ हैं, है ना, जो चाहती हैं आप स्किल करना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, या फिर जो दिव्यांगजन हैं वो चाहते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करना, सभी के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो बेनिफिशियल है। अब सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट कर सकें, जैसे कि इंडिया का एआई मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन है ना, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड है ना, एंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड है, इन सब के थ्रू। और हमारी सरकार ने मतलब वित्त मंत्री का ये कहना है कि हमारी सरकार ने जो है वो डिसाइड किया है कि वो एक रिन्यूड एम्फोसिस रखेगी, किसके ऊपर, रिन्यूड मतलब एक रिन्यूड फोकस रखा जाएगा किस चीज़ के ऊपर, सर्विस सेक्टर, टू प्रोवाइड अ पाथवे टू फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ द यूथफुल इंडिया। यानी कि हमारे देश में जो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनके एस्पिरेशंस या उनकी उम्मीदों या आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम सर्विस सेक्टर के ऊपर यहाँ पर एम्फोसिस दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इंडिकेटिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इस हाई लेवल स्टैंडिंग कमेटी के, जो बजट डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए गए हैं, वो ये है कि हमें सर्विस के ऐसे सब सेक्टर जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट के लिए पोटेंशियल है। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक गैप्स और मेजर्स कि सेक्टर स्पेसिफिक किस सेक्टर में क्या गैप्स हैं और क्या कदम उठाए जाएं ताकि हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। इसके बाद क्रॉस सेक्टोरल पॉलिसी को आइडेंटिफाई करने की बात की गई है, रेगुलेटरी इश्यूज़ की बात की गई है इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन। ठीक है, इसके बाद ऐसे एरियाज़ को एग्जामिन करना है जो सर्विस एक्सपोर्ट के लिए हों। इसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, इनका क्या असर पड़ रहा है जॉब्स के ऊपर, स्किल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, है ना, वो असेस करने की बात है। इसके बाद स्पेसिफिक मेजर्स प्रपोज करने हैं ताकि एआई को एजुकेशन करिकुलम में फ्रॉम स्कूल लेवल ऑनवर्ड्स इसको हम अपने करिकुलम में शामिल कर सकें, है ना, एंड अपग्रेडिंग स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर टीचर ट्रेनिंग। हम अपने जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अपग्रेड कर सके बेहतर टीचर ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद अप स्किलिंग और रीस्किलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स या इंजीनियर्स हैं उनको एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में अप स्किल करने और रीस्किलिंग करने के लिए क्या कदम उठाए जाएँ, ठीक है, वो प्रपोज करेगी ये कमेटी। इसके बाद ये जो कमेटी है, जो हाई लेवल कमेटी है, ये बेसिकली मेजर प्रपोज करेगी फॉर एआई इनेबल्ड मैचिंग ऑफ वर्डर्स, जॉब्स एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, कि मतलब जो भी एआई इनेबल्ड काम होगा उसके लिए क्या मेजर्स लिए जाएंगे वो यहाँ पर प्रपोज किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये है कि जो इनफॉर्मल वर्क फ्लो है उसको विजिबल करने के लिए वेरीफिएबल एंड फ्यूचर रेडी टू इन्हेंस दी अपवर्ड मोबिलिटी प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, इसके लिए कदम जो है वो सुझाए जाएंगे, प्रपोज किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये भी लिखा है कि जो हमारे स्किल्ड डायस्पोरा हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए और जो फॉरेन टैलेंट है उसको देश में अट्रैक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स जो हैं उठाए जा सकते हैं वो भी प्रपोज किया जाएगा। ठीक है, और ये जो अनाउंसमेंट है ये ऐसे समय पे आया है जब आपको पता है कि एआई का इम्पैक्ट जॉब्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं अक्रॉस द सेक्टर्स उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, ले ऑफ्स हो रहा है ना, क्योंकि एंटरप्राइजेज जो हैं वो ज़्यादातर अब ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक सर्वे में भी यही बात की गई है कि कॉम्प्रिहेंसिव सेक्टोरल मैपिंग की जाएगी जॉब्स की आउटसाइड द वाइट कॉलर वर्क स्पेस, जहाँ पर हाई स्किल रिक्वायरमेंट है बट आर अंडर स्टाफ, जहाँ पर मतलब रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है हाई स्किल की लेकिन वहाँ पर स्टाफ कम है। ठीक है, जिसको एक ऑफन ओवरलुक्ड मतलब ओवरलुक कर दिया जाता है सोर्स ऑफ न्यू जॉब्स विद इन द इकोनॉमी। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो इम्पेंडिंग रिस्क है दैट एआई कैन हैव ऑन द करंट जॉब ऑन ऑफर, यानी कि एआई का जो अभी प्रेजेंट जॉब्स है उनके ऊपर जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हैं पड़ सकता है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के जो आईटी सेक्टर है, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसकी ग्लोबल लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करते हुए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं और कॉन्ट्रैक्ट आर&डी सर्विसेज हैं रिलेटिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सबको क्लब कर दिया गया है अंडर द सिंगल कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। और इसमें एक कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन जो है वो बताया गया है 15.5% का।
ठीक है। 15.5% का ये कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई भी मतलब जितना भी काम है, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू है आप उसको 15.5% के हिसाब से उसका जो है वो पैसा दे सकते हैं। उसमें कोई ऑडिट वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब टैक्सेशन के रूप में, ठीक है। और इसके लिए ये जो सेफ हार्बर फॉर आईटी सर्विसेज के लिए जो थ्रेशोल्ड है, ये पहले 300 करोड़ थी, लेकिन अब अगर आपका टर्नओवर 2000 करोड़ तक का है तो भी आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई फ्यूचर फिर आपको मतलब फ्यूचर में कोई ऑडिट वगैरह नहीं कराना पड़ता है। आप 15.5% के हिसाब से अपने जो वो है मतलब टैक्सेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए। चलो, इसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल है, इसमें बात की जा रही है निमहंस 2, ठीक है। एक निमहंस बनाने की बात हो रही है इन नॉर्थ, और 2 इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हैं, दैट इज़ इन आसाम के तेजपुर में और झारखंड के रांची में, इनको अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। देखो, मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक निमहंस जो है, ठीक है, वो बनाया जाएगा नॉर्थ इंडिया में, और जो बाकी अभी सेंटर रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं तेजपुर और रांची में, इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है। जो पहला और हमारे देश का एकमात्र जो निमहंस है वो बेंगलुरु में स्टैब्लिश हुआ है 1974 में। निमहंस का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ठीक है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है फॉर पेशेंट केयर, जिसको जाना जाता है कटिंग एज रिसर्च के लिए इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। देश में एकमात्र निमहंस है, भी ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड निमहंस की जो लोकेशन है वो फाइनलाइज नहीं की गई है, बट ऐसा माना जा रहा है कि वो नॉर्थ में ही सेटअप किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, साउथ में तो ये हो गया है ना, बेंगलुरु में ये है निमहंस, ठीक है। और बाकी जो 2 सेंटर रन इंस्टीट्यूट्स है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो एक है आपका तेजपुर में और एक है रांची में, तो माना जा रहा है कि ये नॉर्थ में बनाया जाएगा, ठीक है। हालांकि उसकी लोकेशन जो है वो अभी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। जो प्रीवियस हेल्थ मेंटल सर्वे हुआ था, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 में, उसमें यह पाया था कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस में लगभग 70 to 92% का ट्रीटमेंट गैप देखने को मिला है, ठीक है। निमहंस की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, इनका ये कहना है कि ह्यूज ट्रीटमेंट गैप है जब अगर हम मेंटल हेल्थ कंडीशंस की बात करते हैं, जिसको हर लेवल ऑफ हेल्थ केयर पे बिगनिंग फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। निमहंस जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू ट्रेन स्पेशलिस्ट्स, ठीक है। जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो जनरल मेडिसिन फिजिशियंस हैं उनको भी साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अगर वो ट्रीटमेंट देते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेंड साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, नर्सेज एंड सच इंस्टीट्यूट्स उनकी काफ़ी कमी है, और इस तरीके के इंस्टीट्यूट जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इनका ये भी कहना है कि ये जो इंस्टीट्यूट है यानी कि निमहंस जो है, इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। निमहंस कई तरीके के अवेयरनेस बिल्डिंग प्रोग्राम्स करता रहता है मेंटल हेल्थ में और न्यूरो साइंसेज में, और कटिंग एज रिसर्च यहाँ पर होती है, पर्टिकुलरली जिसको हम बेंच टू बेड साइड एंड बेड साइड टू द कम्युनिटी, ये हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। रिसेंटली निमहंस ने एक लीडरशिप प्रोवाइड की थी टू द टेलीमानस प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें एक सेकेंड नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें भी ये इन्वॉल्व हुआ था। इसीलिए कई बार आप कह सकते हैं, कई मौक़ों पर ये एक मॉडल सेंटर साबित हुआ है हमारे देश के लिए, रीजन के लिए और इवन ग्लोबली, ठीक है। ये 1000 बेड का स्टैंड अलोन मेंटल हॉस्पिटल है निमहंस। ये स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड करता है फॉर सेवरल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। लगभग 2000 से 3000 पेशेंट जो है वो अपने आउट पेशेंट क्लिनिक्स में ये हैंडल करता है। और 72 नेशनल हेल्थ हॉस्पिटल्स और सेंटर जो हैं जिसको निमहंस के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, दैट इज़ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्थ में है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर वही बताया गया है कि 2 जो है वो मैंने आपको बताया कि एक तेजपुर में है इन आसाम के और दूसरा रांची में है, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो ये सेंट्रल और ईस्ट के लोगों को एड्रेस करने के लिए है। निमहंस जो बेंगलुरु में है ये साउथ के लोगों को एड्रेस करने के लिए है, तो इसीलिए माना जा रहा है कि जो अगला सेंटर बनेगा दैट विल बी इन द नॉर्थ, ठीक है। हालांकि अभी वो कंफर्म नहीं है उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, बट माना जा रहा है कि वो नॉर्थ में होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो इसके बाद हमारे इस पेज के ये 2 आर्टिकल्स हो गए। 2 आर्टिकल हमें यहाँ पर और देखने हैं, ठीक है। तो चलो पहले ये वाला देख लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा गया है कि सून बुद्धिस्ट सर्किट्स एंड वाइब्रेंट डेस्टिनेशंस, ठीक है। देखो यहाँ पर अब बात होगी टूरिज्म को लेकर, तो टूरिज्म के ऊपर एम्फोसिस दिया गया है और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन इट्स स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन इकोनॉमिक एंड कल्चरल एसेट। तो यहाँ पर अनाउंस किया गया है पोजिशन इट एज अ पावरफुल इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि टूरिज्म को एक पावरफुल इंजन माना गया है इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और फॉरेक्स अर्निंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर इको टूरिज्म और नेचर बेस्ड ट्रैवल को भी हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की बात की गई है।
जो एग्जिस्टिंग हमारा नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी है, इसको अपग्रेड किया जाएगा, है ना। और इसमें ये कहा गया है कि ये बिटवीन द एकेडेमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा गया है कि एक नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटली डॉक्यूमेंट किए जाएंगे सारे प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, हमारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण जगह हैं, ठीक है, उनका डिजिटल एक डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें कल्चरल और स्पिरिचुअल जगह भी होंगी। उसको कहा गया है नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। ठीक है, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक 10,000 गाइड्स को, ठीक है, 10,000 गाइड्स की अपस्किलिंग के लिए इन 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स, वो उनको अपग्रेड किया जाएगा, मतलब उनकी अपस्किलिंग की जाएगी थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड हाई क्वालिटी 12 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिलीवर्ड इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट। हाइब्रिड मतलब वही लाइव और ऑनलाइन दोनों तरीके से, वो हाइब्रिड एक हाई स्टैंडर्ड, एक हाई क्वालिटी 12 हफ्तों का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जो कि IIM के साथ कोलैबोरेशन में ट्रेनिंग दी जाएगी गाइड्स को। ठीक है, 10,000 गाइड्स को 20 डेस्टिनेशंस के। कल्चरल डेस्टिनेशंस की अगर हम बात करें तो लोथल है, धौलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, हस्तिनापुर एंड लेह पैलेस, ये जो है इस तरीके के 15 आर्कियोलॉजिकल साइट जो हैं, इनको वाइब्रेंट एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशंस के रूप में डेवलप किया जाएगा। जो यहाँ के एक्सकेवेटेड लैंडस्केप्स हैं, इनको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा थ्रू क्यूरेटेड वॉकवेज, मतलब रास्ते बनाए जाएंगे जिससे लोग यहाँ तक जा सकते हैं, इनको देख सकते हैं। ठीक है, इमर्सिव स्टोरी टेलिंग स्किल्स, कि आपको यहाँ की कहानियाँ सुनाई जाएंगी, लेकिन सिर्फ सुनाया नहीं जाएगा, बल्कि कुछ मतलब इस तरीके से कुछ चित्र दिखा के, या कुछ हो सकता है कुछ ड्रोन शो टाइप हो, उस तरीके से आपको ये चीज़ें सुनाई जाएँ, दिखाई जाएँ। ठीक है, और टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू हेल्प कंजर्वेशन लैब्स, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स एंड गाइड्स, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एरा वेयर इंडियाज ऑरेंज इकोनॉमी एंड हेरिटेज सेक्टर्स बिकम सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट इंजन्स फॉर लोकल कम्युनिटीज। तो ये टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट इज एन ऑरेंज इकोनॉमी। तो ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब यही है कि जो इस तरीके की कल्चरल टूरिज्म आप कह सकते हैं, ठीक है, या नॉलेज बेस्ड टूरिज्म जो आप कह सकते हैं, उसको कहा गया है ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो टूर ऑपरेटर एसोसिएशंस हैं, उनकी एक बहुत लंबे समय से ये मांग थी या डिमांड थी। तो उसके तहत जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, ठीक है, जो ओवरसीज टूर पैकेजेस बेचे जाते हैं, उसमें जो TCS कटता था 5% या 20%, 5% से 20% तक, उसको 2% कर दिया गया है, और कोई मिनिमम अमाउंट उसमें नहीं बताई गई है। तो इसलिए क्या होगा कि जो फॉरेन ट्रैवल है वो सस्ता हो जाएगा। इसके बाद बुद्धिस्ट सर्किट्स की बात की गई है, नॉर्थ ईस्ट पे फोकस को बढ़ाते हुए, है ना, और इंडिया को इस्टेब्लिश करना है एज अ बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज़्म। तो यहाँ पर प्रपोज किया गया है कि एक स्कीम डेवलप लॉन्च की जाएगी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट्स, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, ठीक है, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि टेम्पल्स का प्रिजर्वेशन होगा, मोनेस्ट्रीज का प्रिजर्वेशन होगा, पिलग्रिमेज इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कनेक्टिविटी एंड पिलग्रिम एमिनिटीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ठीक है, इसके बाद ये बजट जो है ये हाईलाइट करेगी इको टूरिज्म और नेचर बेस्ड ट्रैवल को। इसके बाद ये भी कहा गया है कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन एंड नेचर ट्रेल्स, मतलब जो माउंटेन ट्रैकिंग वगैरह होती है कई रीजन्स में, इसको भी जो है वो डेवलप किया जाएगा, इंक्लूडिंग द हिमालयाज एंड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ताकि ट्रैकिंग, हाइकिंग और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। खासकर इस तरीके की जो स्पेशल ट्रेल्स है वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी क्रिएट की जाएगी। इसमें जैसे कि आपका जो उड़ीसा में नेस्टिंग साइट्स होती है टर्टल्स की, वहाँ पर टर्टल ट्रेल्स होगी। ठीक है, कर्नाटका, केरला में, और जो पुलिकट लेक है, उड़ीसा का ही जो पुलिकट लेक है, वहाँ पर जो बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स है वो की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को लेकर एक जगह का नाम दिया गया है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में, और साथ ही ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की जो अराकू वैली है वहाँ पर। ठीक है, ये अराकू वैली कहाँ पर है, किस स्टेट में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक आर्टिकल यहाँ पर और है, इसको कवर कर लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। फिर एक सेशन हमारा और बचेगा, वो भी हम थोड़ी देर में कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि स्ट्रॉन्ग केयर सिस्टम के लिए बात की गई है, फोकस किया गया है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर। ठीक है, देखो, जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, और न्यू सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे इन द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर टू ट्रेन 1 लाख प्रोफेशनल्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अगले 5 साल में 1 लाख प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के लिए ये चीज़ की जाएगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन्स में रहेंगे, इंक्लूडिंग ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, OT टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल हेल्थ। और 1,000 करोड़ जो है वो इसके लिए एलोकेट किया गया है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के स्कीम के लिए। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का टोटल आउटले है वो 95 या 96,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ कर दिया गया है, और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का जो आउटले है
वो लगभग 4,000 करोड़ से बढ़ा के 4,800 करोड़ कर दिया गया है। 3,900 करोड़ है वैसे, टू बी प्रिसाइज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जेरियाट्रिक पेशेंट्स हैं, जेरियाट्रिक मतलब जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग केयर सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको अलाइन किया जाएगा नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ। इसको डेवलप किया जाएगा फॉर ट्रेनिंग मल्टी स्किल केयर गिवर्स कंबाइनिंग कोर एरिया एंड अलाइड स्किल्स सच एज वेलनेस, योगा, ऑपरेशन ऑफ मेडिकल असिस्टिव डिवाइसेस, ये सब चीज़ें। ठीक है, ताकि वो इस तरीके के डिवाइसेस को भी ऑपरेट करना सीख सकें। ठीक है, और ये बेसिकली ये चीज़ें ऐसे देश के लिए, इंडिया जैसे देश के लिए जहाँ की एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2011 के सेंसस के समय में हमारे देश में जो 60 साल से ऊपर की आबादी थी वो सिर्फ 8.6% थी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, और माना जा रहा है कि 2050 तक ये पॉपुलेशन 19.5 या लगभग 20% के आसपास हो जाएगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट का ही एक लॉन्जिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, जिसको लासी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हम लोग इस सेशन को इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, अब हमारे काफ़ी सारे सेशंस हो चुके हैं, 4 सेशन हो गए। अब हमें 2 सेशन और, मतलब 1 सेशन और लेना है जिसमें हम 2 पेजेस डिस्कस करेंगे। एक तो ये न्यू इकोनॉमी का है, इसमें सेमीकंडक्टर मिशन की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस पेज में 2 ही आर्टिकल्स काम के हैं, एक ये वाला है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स वाला, है ना, और इसके बाद एक पेज और है जो बात करेगा सोशल एंड एग्रीकल्चर की। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स। इसके बाद जो ये वीवी रामजी है, इसको लेकर कुछ बजट एलोकेशन किया गया है। 16 फाइनेंस कमीशन ने रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए ग्रांट दिया है। एससी और ट्राइबल डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए आउटले बढ़ाया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये किया गया रूरल डेवलपमेंट्स के लिए कुछ भारत विस्तार और शी मार्ट्स। ठीक है, और कुछ जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसको भी प्रमोट करने के लिए कुछ प्लान्स लाए गए हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स हम लोग अगले सेशन में कवर करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन के साथ हमारा ये जो पूरा का पूरा बजट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।